हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना टॉपिक लेकर राष्ट्रपति। मैंने कल आपको राष्ट्रपति के बारे में मोटी जानकारी दे दी थी। मैंने उसकी योग्यताओं के बारे में आपको बता दिया था, मैंने उसके वेतन भत्ते के बारे में आपको बता दिया था, मैंने उसके महाभियोग के बारे में आपको बता दिया था, उसे पद से कैसे हटाया जाता है, और मैंने उसके कार्यकाल के बारे में आपको बता दिया था। मैंने उसकी उन्मुक्तियों के बारे में बता दिया था कि उसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का केस नहीं चलाया जा सकता। व्यक्तिगत किसी कृत्य के लिए कोई केस अगर चलाने भी है तो 2 माह का नोटिस देकर ही आप उस पर चला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कराने वाला हूँ आज इसकी शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति हैं। ठीक है, सबसे पहली जो बात है, इसकी शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहली सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में उन शक्तियों को कंसीडर करते हैं जो अमूमन इसे मिलती है एक ऐसे टाइम में जब कोई इमरजेंसी ना लगी हो, लेकिन जो आपातकालीन शक्तियां इन्हें विशेष अवस्था के लिए मिली हुई है, विशेष परिस्थितियों के लिए। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में उनके पास ये पावर्स होती है राष्ट्रपति के पास, और विशेष परिस्थितियों में आपात जैसी अवस्थाओं में आपातकालीन शक्तियों का उन्हें प्रयोग करने की अनुमति होती है, जिनका वर्णन संविधान में कर दिया गया है। आज हम इनकी सामान्यकालीन शक्तियों को पढ़ेंगे और आपातकालीन शक्तियों को हम इसे कल के लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये आपातकालीन शक्तियां भी इन्हीं की तरह या इन्हीं से ज्यादा भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सामान्यकालीन शक्तियों की। तो सामान्यकालीन शक्तियों को भी हम अपनी सुविधा के आधार पर कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी संबंधी शक्ति और वित्तीय शक्तियां तथा न्यायिक शक्तियों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद जो 53 है उसने क्लियर कर रखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो फिलहाल जो अनुच्छेद 53 है वह क्लियर कर देता है कि भारतीय जो शासन की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वह सभी की सभी किस में निवास करेंगी? राष्ट्रपति में। साथ में उसके एक लाइन और भी लिखी है कि जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ लोगों की सहायता से करेगा। लेकिन इसे बाद में क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इसे इस अनुच्छेद 53 को बाद में क्लियर कर दिया गया है कि यह अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। ठीक है, अब इसे क्लियर कर दिया गया, लेकिन जो अनुच्छेद 53 है वह यह कहता है कि कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निवास करेंगी। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आता है कि जैसे कि कोई आदेश देना, अध्यादेश देना, ये सारे क्या है? एक प्रकार के आदेश, किसी भी प्रकार के नियम बनाने के आदेश या किसी भी प्रकार का अन्य आदेश किस श्रेणी में आता है? इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा है विधायी संबंधी शक्ति। विधायी का मतलब होता है कोई भी कानून बनाने की शक्ति, कानून या विधायन से रिलेटेड। विधायन का मतलब होता है कानून बनाना, तो कानून बनाने की शक्ति। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, विधायिका और तीसरी न्यायपालिका। अब देखिए इसमें कार्यपालिका शक्तियां तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी को भी आदेश देने की शक्ति इनके पास होती है, लेकिन जो विधायी शक्ति है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो हमारी जो विधायिका है, हमारी जो केंद्रीय विधायिका है, क्या नाम है इसका? केंद्रीय विधायिका का हमारे देश में संसद। क्या नाम है? संसद, जिसका काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, कानूनों का निर्माण कौन करती है? संसद। और राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग। क्योंकि कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि संसद के दोनों सदन उसे पास ना कर दें, और पास करने के बाद राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर ना कर दें। यानी कि विधायन प्रक्रिया में राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बनता है। और इनके हस्ताक्षर के बिना
कुछ ही श्रेणियां ऐसी हैं जिसमें कानून बनाया जा सकता है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विधायन के क्षेत्र में, तो इन्हें बहुत विस्तृत शक्तियां प्राप्त है विधायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय शक्तियां। देखिए वित्तीय शक्तियों से रिलेटेड इनकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति यह है कि जो संसद में जो बजट होता है, बजट क्या होता है? बजट किसी भी देश का या सरकार का प्रत्येक वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। उस लेखा जोखा को कितना खर्च हुआ, कितना आय हुई, इस सबको बजट के रूप में राष्ट्रपति ही कहाँ रखवाता है? संसद के पटल पर रखवाता है, यानी कि संसद में प्रस्तुत करवाता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है। अब बात करते हैं इसकी न्यायिक शक्तियों की। तो न्यायिक शक्तियों में हम ये बता दें आपको कि न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल 73 स्पष्ट कहता है कि इन्हें कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि क्षमादान शक्तियां। यह जो राष्ट्रपति होते हैं वह किसी भी अपराधी को जिसने संघ सूची के विषय पे अपराध किया है उसे क्षमा कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग संघ सूची से संबंधित किसी भी विषय के क्षेत्र में किए गए अपराध पर कर सकते हैं, और वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। और इसके अलावा वह एक एमनेस्टी भी दे सकते हैं। एमनेस्टी का मतलब होता है सर्व क्षमा, यानी कि बहुत सारे लोगों ने अगर कोई गुनाह किया है तो उन्हें सर्व क्षमा भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सामान्य कालीन शक्तियां राष्ट्रपति की, जिनमें हम कार्यपालिका, विधायिक और वित्तीय और न्यायिक शक्तियों में हम बांटकर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वर्णन हम अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।